लेखक काका कालेलकर कीचड़ का काव्य अध्याय में इस तरह शुरुआत करते हैं कि आज सुबह पूर्व दिशा का वर्णन करते हुए बात करते हैं। आज सुबह पूर्व में कुछ खास आकर्षक नहीं था, कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं था। रंग की सारी शोभा, रंग की सारी सुंदरता उत्तर में जमी थी, उत्तर दिशा में जमी थी। उस दिशा में तो लाल रंग ने आज कमाल ही कर दिया था, क्योंकि सुबह के समय सुबह का वर्णन है और प्रातःकाल के समय हम देखते हैं कि उत्तर दिशा जो है वहां से हमें क्या दिखाई देता है। पूर्व दिशा से सूर्य निकलता है, लेकिन उत्तर दिशा का वर्णन करते हुए जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ लाल रंग, कमाल का लाल रंग दिखाई दे रहा था, परंतु बहुत ही थोड़े से समय के लिए। स्वयं पूर्व दिशा जहाँ पूरी रंगी ना गई हो, क्योंकि ऐसी लालिमा जब पूर्व में ही नहीं थी तो वहाँ कितने नखरे कर करके उत्तर दिशा क्या ही कर सकती थी। देखते देखते वहाँ के बादल, यानी ये बादलों की वजह से जो रंग थे वो दिखाई दे रहे थे, देखते देखते वहाँ के बादल श्वेत पूनी जैसे हो गए। पूनी यहाँ पे ये वर्णन कर रहे हैं, जो हम चरखा काटते हैं उसमें जो सफ़ेद कपास है उसकी जो पूनियाँ बनाई जाती हैं, उस पूनी का वर्णन कर रहा है कि वो सफ़ेद रंग की पूनी जो है उसके जैसे बादलों का रंग हो गया और यथाक्रम दिन का आरंभ ही हो गया। और इसी क्रम में, यानी ऐसा चलते हुए ही दिन की शुरुआत हो गई। हम आकाश का वर्णन करते हैं, कवि कहता है हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं, जलाशय यानी तालाब, तालाबों का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने नहीं किया। तो यहाँ लेखक जो है अपने पाठ की स्थापना करते हुए बता रहा है कि कीचड़ का वर्णन जो है कभी किसी लेखक कवि ने नहीं किया। कीचड़ में पैर डालना कोई पसंद नहीं करता, कीचड़ से शरीर गंदा होता है, कपड़े मैले हो जाते हैं, अपने शरीर पर कीचड़ उड़े वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए कीचड़ के लिए किसी को भी सहानुभूति नहीं होती, यानी किसी के भी सेंटिमेंट्स जो हैं उसके प्रति किसी को कोई फीलिंग नहीं है। यह सब यथार्थ है, यथार्थ का अर्थ है यह सब सच्चाई है, सत्य है, किंतु तटस्थता से सोचें। तटस्थता यानी ठहर कर, स्थिरता से, रुक कर, किंतु तटस्थता से सोचें तो हम देखेंगे कि कीचड़ में कुछ कम सौंदर्य नहीं है। तो लेखक जो है वो हमें कुछ पल कीचड़ के पास रुकने के लिए कहता है कि प्रकृति में जो भी है वो बहुत सुंदर है और हमें उस कीचड़ को भी कुछ पल के लिए उसके पास रुककर निहारना चाहिए। पहले तो यह, अब वो वर्णन कर रहा है, पहले तो यह कि कीचड़ का रंग बहुत सुंदर है। तो कीचड़ के रंग से लेखक जो है एक प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। पुस्तकों के गत्तों पर तो हमने देखा है कि जो हमारी पुस्तकें हैं उनके जो गत्ते होते हैं उनका रंग जो हमें दिखाई देता है, अगर आपने गौर से देखा हो तो वो गत्ते का जो रंग है वो कीचड़ के रंग से मिलता जुलता है। या समटाइम लेखक कहता है कि घर की दीवारों पर, जहाँ कच्ची दीवारें हैं ज़्यादातर, वहाँ उन दीवारों का रंग जो होगा वो कीचड़ के रंग का होगा। शरीर पर कई बार कीमती कपड़े सिलवाने के लिए भी हमें वही रंग जो है मटमैला सा, वही लोग हम पसंद करते हैं उस रंग को। अब ये बता रहा है कि कलाभिज्ञ, जो कला के जानकार हैं, कलाभिज्ञ लोगों को भट्टी में पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों के लिए यही रंग बहुत पसंद है। जो मिट्टी के बर्तन हैं उनमें भी अगर आप गौर फरमाएं तो आपको नज़र आएगा कि जो घर की दीवार का रंग है, पुस्तक के गत्तों का रंग है, वही जो है मिट्टी के बर्तनों के भी रंग में हमें वही रंग दिखाई देता है। फ़ोटो लेते समय भी यदि उसमें कीचड़ का एक आध ठीकरे का रंग आ जाए तो उसे वार्म टोन कहकर विज्ञ लोग खुश हो जाते हैं। तो विज्ञ यानी जो जानकार हैं, जो विद्वान हैं, विज्ञ विद्वान के लिए आया है। पर लो, कीचड़ का नाम लेते ही सब बिगड़ जाता है, यानी उसके रंग को तो हम सब पसंद कर रहे हैं अलग अलग वस्तुओं में, लेकिन जब उसका नाम ले लिया जाए तब हमारा जो मुंह है वो बिगड़ जाता है। नदी के किनारे जब कीचड़ सूख कर उसके टुकड़े हो जाते हैं, तो यहाँ लेखक जो है
वर्णन कर रहा है कि नदी के किनारे जब कीचड़ सूख जाता है, उसकी जो लेयर्स जिस तरह से बन जाती हैं, तब वो कितना सुंदर दिखता है। ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो क्या होता है, उन टुकड़ों में दरारें आ जाती हैं और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे सुखाए हुए खोपरे हों। खोपरा यहाँ नारियल के लिए शब्द आया है। नदी किनारे मीलों तक जब समतल और चिकना कीचड़ एक सा फैला हुआ होता है, तो ये वर्णन कर रहा है कि कई किलोमीटर तक जहाँ नदियाँ हैं, नदी के किनारे पे जब नदी कुछ समय के लिए जिसमें पानी कम हो जाता है, तो उस समय जो बाकी की जगह जहाँ पानी नहीं रहा, ठीक है, तो उस घेरा जो वो घेरा है वहाँ कई किलोमीटर तक हमें मीलों तक क्या दिखाई देता है कि चिकनी मिट्टी जो है वहाँ की हो जाती है, तो चिकना कीचड़ एक सा फैला हुआ दिखाई देता है। तब वह दृश्य बहुत कम खूबसूरत नहीं होता। इस कीचड़ का पृष्ठभाग कुछ सूख जाने पर, यानी पिछला हिस्सा सूख जाने पर उस पर बगुले और अन्य छोटे बड़े पक्षी चलते हैं। तो जो पक्षी चल रहे हैं सूखे हुए कीचड़ पर, जो वो नदी के किनारे पे है, नदी के पानी के साथ साथ में है जो वो मिट्टी सूखी हुई, तब 3 नाखून आगे और अंगूठा पीछे, क्योंकि ये बगुले का वर्णन कर रहा है, छोटे बड़े पक्षियों का वर्णन कर रहा है, तो पक्षी जो होते हैं उनके 3 नाखून आगे पैर में दिखाई देते हैं और पीछे एक उसका अंगूठा होता है। तो ऐसे पद चिन्ह जो हैं, पद चिन्ह यानी पैरों के निशान, मध्य एशिया के रास्ते की तरह दूर दूर तक अंकित देख इसी रास्ते अपना कारवां ले जाने की इच्छा हमें भी होती है कि हम भी ऐसे इन्हीं पद चिन्हों के साथ साथ चलते रहें। फिर जब कीचड़ ज़्यादा सूख कर जमीन ठोस हो जाती है, कठोर हो जाती है जमीन, तब गाय, बैल, पाडे, भैंस, भेड़, बकरे, इन सब के पैर के निशान, क्योंकि वो तो छोटे छोटे पंछियों के हो रहे थे पहले तो निशान, अब यहाँ पे जब थोड़ी सख्त हुई तो फिर गाय, बैल, भैंस, इन सब के जो पैर हैं जो भारी हैं, उनसे निशान जो है उस पर अंकित होते हैं। उसकी शोभा और ही है। और फिर जब 2 मदमस्त पाड़े अपने सींगों से कीचड़ को रौंद कर आपस में लड़ते हैं, तब नदी किनारे अंकित पद चिन्ह है, यानी वही जो निशान बने हुए हैं इनके पशुओं के आने जाने से और सींगों के चिन्हों को से मानो महिषकुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही करदम लेख में लिखा हो, ऐसा भास होता है। तो यहाँ ये महिषकुल की बात कर रहे हैं, तो ये इस कुल की बात बता रहे हैं कि जैसे उनका एक भारतीय युद्ध का कोई इतिहास हो, तो उसके बारे में वर्णन करें कि ऐसा लगता है कि वहीं कोई युद्ध चल रहा है किसी तरह का। कीचड़ देखना हो तो गंगा के किनारे या सिंधु के किनारे, या इतने से तृप्ति ना हो तो सीधे खंभात पहुंचना चाहिए। तो ये कुछ नदियों के किनारों की बात कर रहा है। वहाँ मही नदी के मुख से, तो खंबात में ये बता रहा है कि वहाँ मही नदी के मुख से आगे जहाँ तक नज़र पहुँचे वहाँ तक सब जगह सनातन कीचड़ ही देखने को मिलेगा। इस कीचड़ में हाथी खूब जाएंगे यानी कि उसमें अंदर समा जाएंगे, ऐसा कहना न शोभा दे, ऐसी अल्पोक्ति करने जैसा है। अल्पोक्ति यानी छोटी बात हो जाएगी, ये पहाड़ के पहाड़ उसमें लुप्त हो सकते हैं, ऐसा कहना चाहिए। यानी इतना कीचड़ जो है उस वहाँ का है। हमारा अन्न कीचड़ में से पैदा होता है। इसका जागृत भान, यानी इसकी हमें जो कह लो कि इंट्यूशन है, यदि हर एक मनुष्य को हो जाए कि हम जो भी खा पी रहे हैं, जो हमारे खेत हैं जब उनमें पानी लगा रहता है, तो जब हम चावल की फसल लेते हैं तो वो जो कीचड़ है, तो यदि हमें समझ आ जाए कि हमारा अन्न भी उसमें पैदा हो रहा है ना, यदि हम कमल की बात कर रहे हैं तो कई सारी ऐसी फसलें हैं, सिंघाड़ा है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस कीचड़ में पैदा होती हैं, तो कभी हम कीचड़ का तिरस्कार यानी अपमान नहीं करेंगे। एक अजीब बात तो देखिए, लेखक क्या कहता है आगे। पंख शब्द घृणास्पद लगता है। पंख यानी कीचड़, कीचड़ का पर्यायवाची है यहाँ पंख।
पंख शब्द घृणास्पद लगता है, यानी जिसको सुनने से एकदम घिन्न पैदा हो, घृणा पैदा हो कि छी छी क्या बोल दिया, तो पंख शब्द घृणास्पद लगता है। जबकि पंकज, पंकज यानी जो पंख में पैदा हुआ, पंख में जिसने जन्म लिया उस कीचड़ में, तो वो कौन है? पंकज किसका पर्यायवाची है? कमल का। तो जबकि पंकज शब्द सुनते ही कवि लोग डोलने और गाने लगते हैं, क्योंकि कमल जो है वो बहुत सुंदर है, कमल का फूल। मल, मल यानी हम शब्द यूज़ करते हैं किसी पॉटी या टट्टी जैसे शब्द के लिए, तो मल जो है बिल्कुल मलिन माना जाता है, किंतु कमल यानी जो वहाँ पैदा हुआ है ऐसे कीचड़ जैसी जगह पर, कमल, तो कमल जो है अगेन वही कमल हो गया, पंकज हो गया, तो ये दोनों पंख और मल शब्द से इनमें पैदा हुए हैं। तो कमल शब्द सुनते ही चित्त जो है वो प्रसन्न हो जाता है और खुशी से, प्रसन्नता से भर जाता है। कवियों को ऐसी युक्ति शून्य वृत्ति उनके सामने हम रखें तो वो क्या कहेंगे? अब बोलते कवियों को यदि हम ऐसी बात रखें कि तुम पंख शब्द से तो तुम्हें बुरा लग रहा है, पंकज कहते ही तुम खुश हो रहे हो, मल कहते ही तुम्हें बुरा लग रहा है, कमल कहते ही तुम खुश हो रहे हो, तो कवि आपसे क्या कहेंगे कि यदि आप वासुदेव की पूजा करते हैं इसलिए वसुदेव को तो नहीं पूछते, हीरे का भारी मूल्य देते हो। अब हीरा किससे बन रहा है? हीरा बन रहा है कोयले से बन रहा है, पत्थर से बन रहा है ना, कोयले से, बेसिकली ग्रेफाइट कोयला। तो ये कह रहे हैं कि हीरे का आप जो मूल्य देते हो वो कोयले और पत्थर का तो नहीं देते। मोती को कंठ में बांध कर फिरते हो, यानी माला के रूप में आपने अपने गले में मोतियों की माला पहनी होती है, किंतु उसकी मातुश्री यानी जिस नेक्टर से वो मोती निकल रहा है, जो एक बेसिकली है ना सीप से निकलता है, जो एक बेसिकली सी एनिमल है, तो ये कह रहे हैं कि उसकी मातुश्री यानी उसकी माता को तो आप गले में नहीं बांधते। कम से कम इस विषय पर कवियों के साथ तो चर्चा न करना ही उत्तम। तो जो लेखक हैं वो ये मानते हैं कि कवि हमेशा कोमलता और सौंदर्य और इन बातों के भविष्य में बात करना चाहते हैं, और कीचड़ जैसे विषयों पर वो बात नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम था कीचड़ का काव्य।